टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न के जवाब से शुरू करते हैं। हमने पूछा था टियानवेन-1 किस देश के मंगल मिशन का नाम है? जापान, चीन, थाईलैंड या फिर म्यांमार। मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए चीन टियानवेन-1 नाम से एक मंगल मिशन लॉन्च करेगा। इस मिशन के दौरान लाल ग्रह नाम से चर्चित मंगल ग्रह का परिक्रमण, उस पर लैंडिंग और रोविंग करना चीन का अहम मकसद है। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन ने मंगल मिशन को टियानवेन नाम दिया है, जिसका अर्थ है स्वर्ग संबंधी प्रश्न या क्वेश्चन टू हेवन। यह चीन के जाने माने कवि क्यू युआन द्वारा लिखी गई कविता पर आधारित है। आपको बता दें कि अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ के अलावा भारत भी अब तक के सबसे जटिल अंतरिक्ष मिशन के रूप में माने जाने वाले मंगल ग्रह पर मिशन भेजने में कामयाब रहा है। साथ ही भारत ऐसा पहला देश भी बना जिसने अपने पहले प्रयास में ही मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन। आज के सवाल से शुरू करते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल या फिर 28 अप्रैल। हर साल 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का अहम मकसद लोगों में बौद्धिकता और बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना है। बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा से नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा मिलती है। ग्रीन फ्यूचर का निर्माण करना इस वर्ष के बौद्धिक संपदा दिवस का कोर मकसद या फिर थीम है। आपको बता दें कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो द्वारा विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। 1967 में स्थापित वीपो बौद्धिक संपदा सेवाओं, नीति, सूचना और सहयोग के लिए एक वैश्विक मंच है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक स्व-वित्त पोषण एजेंसी है। इसका मिशन एक संतुलित और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रणाली के विकास का नेतृत्व करना है। पेटेंट, डिजाइन राइट्स, ट्रेडमार्क्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई, ब्रीडिंग राइट्स, कॉपीराइट सिस्टम आदि अधिकार बौद्धिक अधिकारों के तहत दिए जाने वाले अधिकार हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। आइए अगले सवाल का रुख करते हैं। ऑपरेशन ट्विस्ट का संबंध निम्न में से किस संस्था से है? IRDA, एम्स, RBI, टेरी। हाल ही में RBI ने मॉनेटरी फ्लो में मदद करने के मकसद से ऑपरेशन ट्विस्ट के रूप में अपने बॉन्ड स्वैपिंग प्रोग्राम बिल को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। RBI आज से प्रत्येक 10,000 करोड़ रुपए के लिए खुले बाजार परिचालन यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत सरकारी प्रतिभूतियों की लगातार खरीद बिक्री शुरू करेगा। ऑपरेशन ट्विस्ट RBI की अल्पकालिक प्रतिभूतियों की एक साथ की जाने वाली बिक्री है, जो खुले बाजार के संचालन के माध्यम से दीर्घकालिक प्रतिभूतियों की खरीद मानी जाती है। इस तंत्र के तहत अल्पकालिक प्रतिभूतियों को दीर्घकालिक प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया जाता है। दरअसल यह कदम बैंकों को अपने ग्राहकों के ब्याज दर में कटौती के लिए प्रेरित करेगा और मॉनेटरी फ्लो में मदद करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, RBI। तीसरा सवाल देखते हैं आज का। निम्न में से किस मंत्रालय ने स्वामित्व योजना लॉन्च की है? पंचायती राज मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय। पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया। यह योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संचालित है। योजना का मकसद भारत में संपत्ति रिकॉर्ड के रखरखाव में बदलाव लाना है। इस योजना के तहत गैर विवादित भू रिकॉर्ड बनाने के लिए गांवों में आवासीय भूमि को ड्रोन का उपयोग करके मापा जाएगा और ड्रोन मैपिंग द्वारा वितरित सटीक मापों का उपयोग करके राज्यों द्वारा गांव में प्रत्येक संपत्ति के लिए संपत्ति कार्ड तैयार किया जाएगा। ये कार्ड भूमि राजस्व रिकॉर्ड विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त होंगे और संपत्ति मालिकों को दिए जाएंगे। योजना के फायदों की बात करें तो यह एक आधिकारिक दस्तावेज के द्वारा संपत्ति के अधिकारों का वितरण कर ग्रामीणों को अपनी संपत्ति का उपयोग करके बैंक वित्त तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा। इससे एक गांव की संपत्ति का रिकॉर्ड भी पंचायत स्तर पर रखा जा सकेगा, जिससे संबंधित करों के संग्रह में आसानी होगी। स्थानीय करों से उत्पन्न धन का उपयोग ग्रामीण अवसंरचना और सुविधाओं के निर्माण के लिए किया जा सकेगा। नई इमारत और संरचना निर्माण में सुविधा होगी। भूमाफिया,
फर्जीवाड़ा और भूमि की लूट जैसे दुराचार बंद हो जाएंगे और ग्रामीण जनता भी अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन देख पाएगी। आपको बता दें कि अभी ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकतर ग्रामीणों के पास अपनी भूमि के स्वामित्व को साबित करने वाले कागजात नहीं थे, इसलिए इस योजना की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पंचायती राज मंत्रालय। अगला सवाल, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम या फिर सिक्किम। हाल ही में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने असम के देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य के एक हिस्से सालेकी में कोयला खनन की सिफारिश की थी। कोल इंडिया लिमिटेड की इकाई नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड द्वारा कोयला खनन परियोजना के लिए सालेकी की आरक्षित वन भूमि के 98.59 हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जाएगा। सालेकी देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व का एक हिस्सा है जो देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आता है। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में स्थित है। इसे जयपुर रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। देहिंग नदी इस जंगल से होकर बहती है। यह असम घाटी के उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन का हिस्सा है और इसके अंतर्गत 3 भाग जयपुर, ऊपरी देहिंग नदी और डिरोक वर्षा वन शामिल है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक संगठन है। इसका गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, असम। क्वेश्चन नंबर 5, चर्चा में रहा शब्द देवनहल्ली चकोटा क्या है? एक विषाणु, एक पौधा, एक जीवाणु या फिर एक फूल। हाल ही में बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने अपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिस्से के रूप में देवनहल्ली पोमेलो 500 पौधे लगाने की घोषणा की। देवनहल्ली पोमेलो एक साइट्रस किस्म का पौधा है जो लगभग विलुप्ति के कगार पर है और इसे जीआई टैग भी मिल चुका है। यह पौधा 50 से 150 वर्षों तक जीवित रह सकता है। दरअसल यह बेंगलुरु के देवनहल्ली तालुक में उगाया जाता है। इसे लोकप्रिय रूप से चकोटा के रूप में जानते हैं। आपको बता दें कि पोमेलो अंगूर का जनक है और इसे इसके वैज्ञानिक नाम साइट्रस मैक्सिमा से भी जाना जाता है। इसका फल विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक पौधा। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इस समय लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 के बीच भारत के वायसराय रहे। डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी जनता का प्रतिनिधि बताते हुए मजाक उड़ाया था। कर्जन बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। लॉर्ड कैनिंग 1857 क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कैनिंग के कार्यकाल में पारित हुआ था और डलहौजी 1848 से 1856 के मध्य गवर्नर जनरल थे। उन्हें व्यपगत के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत करने के लिए जाना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, सर सैयद अहमद, खान अब्दुल गफ्फार खान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। 1887 में मद्रास में कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में वे निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। तैयब जी फिरोज शाह मेहता और काशीनाथ तैलंग को लोकप्रिय रूप से द ट्रायम्विरेट या बॉम्बे के सार्वजनिक जीवन के द 3 स्टार्स के रूप में जाना जाता था। फिरोज शाह मेहता ने 1890 के कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के अलग अलग सत्र में उन्होंने हिस्सा लिया और देश के प्रशासन में सुधार के लिए संकल्प लिया और समर्थन दिया। स्वदेशी बैंक यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में सहयोग किया। मेहता को मुख्य रूप से आधुनिक बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। वह एक अंग्रेजी अखबार बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन भी करते थे जो राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रति भारतीय जनता की राय व्यक्त करने के लिए महत्वपूर्ण एजेंसी थी। सर सैयद अहमद खान आधुनिक शिक्षा के प्रेरक और आधुनिक उर्दू में सुधार के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते थे। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक सामाजिक संगठन प्रारंभ किया जिसकी सफलता ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी।
तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बदरुद्दीन तैयब जी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए? रास बिहारी घोष, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू या फिर बाल गंगाधर तिलक? बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं की थी। रास बिहारी घोष ने सूरत में संपन्न होने वाले कांग्रेस के 23वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट ने 1917 में कलकत्ता में संपन्न होने वाले कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। वहीं मोतीलाल नेहरू ने अमृतसर में आयोजित 1919 के 34वें कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार महिला अध्यक्ष चुनी गई? 1905, 1916, 1917 या फिर 1924? 32वां कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में संपन्न हुआ था 1917 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। पहली बार किसी अधिवेशन में महिला नेता को अध्यक्ष चुना गया था। 1905 का कांग्रेस अधिवेशन बनारस में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 1905 में ही बंगाल में बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ था। लखनऊ में 1916 में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। यह अधिवेशन लखनऊ समझौते के कारण अहम रहा। वहीं 1924 का बेलगाम में संपन्न होने वाला कांग्रेस का 39वां अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1917। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कांग्रेस अपनी स्थापना के समय से ही गर्म दल और नरम दल में विभाजित थी। दूसरे कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। लखनऊ समझौता 1916 में संपन्न हुआ था। सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। कांग्रेस के विभाजन की नींव 1905 में होने वाले बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन के समय रखी गई, जिसकी परिणति 1907 के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान देखने को मिली। इस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत नरम दल और गरम दल के दो धड़े बने। गरम दल ने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति का आरोप लगाया। गरम दल के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल थे। दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता में संपन्न कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थीं जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। यह अधिवेशन कानपुर में 1925 में संपन्न हुआ था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा लखनऊ समझौता किया गया। लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के उदारवादी और अनुदारवादी या उग्रवादी गुटों का फिर से मेल भी हुआ। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कांग्रेस अपनी स्थापना के समय से ही गरम दल और नरम दल में विभाजित थी। यह कथन गलत है। अब आज के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMF, वर्ल्ड बैंक, अंकटाड या फिर ILO? तो इस प्रश्न के जवाब और नए सवालों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए।